So hello students, welcome to Wikipedia. My name is Rishi of your Faculty of English and I hope that you all are doing fine. And as you know, अभी 2024 में ही एसएससी के एग्ज़ाम्स आएंगे, ठीक है। तो उसी की प्रिपरेशन में ये हमारा जो भी स्टार्ट हो चुका है, देखो अगर आप सीजीएल की बात करो, ठीक है, इसके लिए तो अभी टाइम है, अगस्त और सितंबर के आसपास इसका नोटिफिकेशन आएगा 2024 में। बट एमटीएस और सीएचएसएल के एग्ज़ाम जो हैं वो पहले हो जाएंगे, सो बी रेडी फॉर दैट, राइट। एंड आप में से काफ़ी लोग होंगे जो सीजीएल को भी टारगेट करेंगे, सीएचएसएल को भी टारगेट करेंगे एंड एमटीएस को भी टारगेट करेंगे। सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम। और उससे पहले कोई और भी एग्ज़ाम आता है, सो ऑब्वियसली अगर आप इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग, राइट, सो डेफिनेटली वो चीज़ें आपके साथ होंगी और आप किसी और एग्ज़ाम को भी साथ में दे सकते हो, ठीक है। तो आज हम एसएससी एमटीएस 2022 का ये पेपर है जो कि डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है। एंड एक चेक करेंगे, आइडिया लेंगे कि व्हाट इज़ द लेवल ऑफ इंग्लिश दैट इज़ आस्क्ड इन एमटीएस एग्जाम। और जो भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सीएचएसएल और एमटीएस में, ठीक है, मेरे हिसाब से कुछ क्वेश्चंस अभी तो जैसे देखा जाए तो कुछ क्वेश्चंस टफ आते हैं एज कम्पेयर टू सीजीएल। सो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, सो इट इज़ सेम फॉर सीजीएल, फॉर सीएचएसएल, फॉर एमटीएस एंड एनी अदर एग्जामिनेशन जो कि वन डे एग्जामिनेशन कोई भी है, राइट। सो आज की सेशन में हम लोग करेंगे एमटीएस के प्रीवियस ईयर पेपर, ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। एंड वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू ऑल गाइस दैट अभी पीडी आपके लिए ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेके आ रहा है, जिसमें कि यू विल गेट पूरा का पूरा आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, एंड वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे, टेस्ट सीरीज, करंट फिर एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज एंड द प्राइस इज रिड्यूस्ड टू 4999। ओके, सो यू कैन अवेल, जो भी इंटरेस्टेड है, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें कि आपको मौका मिलेगा फैकल्टी मेंबर से डिस्कस करने का, ठीक है, और अदर एस्पिरेंट्स के साथ में ज्वाइन करना, मतलब पढ़ाई करने का, राइट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम माई साइड टू ऑल ऑफ यू गाइस दैट जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको गिवन होती हैं, प्लीज रीड दोज इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली, अदरवाइज यू विल मिस आउट समथिंग एंड यू विल मार्क योर जो भी आपका आंसर आएगा, यू विल मार्क योर आंसर रॉन्ग, ओके। सो प्लीज मेक श्योर ऑफ इट दैट द इंस्ट्रक्शंस which are given in your examination, please read those instructions very very carefully, okay. So let us come to the first question. Now first question is idiom आपको find करना है, okay, and idiom क्या है आपका, one's cup of tea, ठीक है ना। one's cup of tea क्या होता है, मतलब बताएगा कोई? what is the meaning of one's cup of tea? अब देखिए, one's cup of tea का मतलब होता है कि जो, हाँ, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीजीएल एग्जामिनेशन या फिर एसएससी एग्जामिनेशन, सो दिस इज योर कप ऑफ टी, मतलब आपके लिए वो चीज़ अच्छी है, आप उसमें अच्छा परफॉर्म करोगे। अगर मैं आपको बोलूँगा कोई मैथ्स में अच्छा नहीं है या कोई लिखने में अच्छा नहीं है, और मैं उसको बोलूँगा कि सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जामिनेशन दो या फिर एनी अदर एग्जामिनेशन या सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन, राइट। सो हर इंसान का एक अपना एक इंटरेस्ट बन जाता है, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट दैट। वंस कप ऑफ टी का मतलब होता है वंस परसेप्शन अबाउट समवन तो नहीं होगा, इसको एलिमिनेट करो। वंस जनरल प्रिंसिपल भी नहीं होगा, वंस हार्ड अर्न मनी नहीं, ये भी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, एंड द आंसर इज वंस चोजन और प्रेफर्ड थिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, सो आपको वो अच्छा लगता है, राइट, दैट्स योर कप ऑफ टी। अगर मैं आप ही को उठा के बोलूं कि सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन दो इसी प्रिपरेशन के, सो दैट्स नॉट योर कप ऑफ टी, ठीक है, दैट्स नॉट समथिंग जो कि आपके लिए फेवरेबल रहेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सो दिस इज आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज बोलता सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम आपको फाइंड करना है, ठीक है, आपको एंटोनिम ढूंढना, दैट्स ऑल, ठीक है। आपको लुक देनी है, ऐसा भी नहीं है कि आपको इसको बिल्कुल पढ़ना है ना, बट द थिंग इज कि आप इसको मिस आउट ना करें कि एंटोनिम ढूंढना है, सिनोनिम ढूंढना है ना, व्हाट इज द थिंग दैट यू आर सपोज टू डू, ओके। यू मस्ट नो दैट वेरी वेरी क्लियरली, ओके। So the question is, it is irrelevance at least to me whether the grant was improvident or no. अब improvident का मतलब पहले अगर आपको पता होगा, बताएगा कोई improvident का मतलब क्या होता है?
ऑप्शंस भी देख लो साथ में, टार्डी, थ्रिफ्टी, कॉशियस या हंग्री। इम्प्रोविडेंट का मतलब होता है जैसे कि वैसे तो इम्प्रोविडेंट का मतलब होता है जो काफी ज्यादा खर्चालू होता है, ठीक है। जो इम्प्रोविडेंट होता है वो होता है, जैसे आपने सुना ना प्रोविडेंट फंड, पीएफ जिसको बोलते हैं, प्रोविडेंट फंड का मतलब जो आपका एडिशनल अमाउंट आप सेव कर रहे हो, ठीक है। बट इम्प्रोविडेंट मतलब आप काफी ज्यादा लैविश, काफी ज्यादा खर्चीले हो, एक्स्ट्रावैगेंट जिसको आप बोल सकते हो, एक्स्ट्रावैगेंट। ओके, एक्स्ट्रावैगेंट हो गया, लेविश हो गया, लग्जूरियस हो गया, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें, इसके एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं, कंजूस, स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड जो मुट्ठी बंद करके खर्चता है, स्पेंड थ्रिफ्ट, ठीक है। इकोनॉमिकल थोड़ा सा पॉजिटिव वर्ड है बट स्टिल हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिकल हो गया, स्पेंड थ्रिफ्ट हो गया, क्लोज फिस्टेड हो गया, क्लोज फिस्टेड, ठीक है। ये बोलते हैं मुट्ठी बंद कर, मुट्ठी बंद करके जो खर्च करता है, बिल्कुल कंजूसी के साथ में खर्च करता है, उसको बोलते हैं क्लोज फिस्टेड। और इसका इम्प्रोविडेंट का इम्प्रोविडेंट का अपोजिट थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी भी कंजूस होता है, राइट। सो आपको आंसर मिल गया होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो इम्प्रोविडेंट का मतलब होता है जो बिल्कुल लेविशली खर्च करता है, पैसे को सेव नहीं करता, उस कंडीशन में बता रहा है, ठीक है। सो द राइट आंसर विल बी थ्रिफ्टी। कोशियस नहीं होगा, हंग्री भी नहीं होगा, टार्डी होता है थोड़ा सा जो क्लियर नहीं होता, ठीक है, धुंधला टाइप या नॉट क्लियर, यू कैन से टार्डी, है ना। चले नेक्स्ट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बोल द पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर। सो अल्टीमेटली यू हैव टू फाइंड एरर, किस पार्ट में आपको एरर हो सकता है वो आपको फाइंड करना, आइडेंटिफाई करना है। एंड इफ यू फील दैट देयर इज नो एरर देन प्लीज गो विद द ऑप्शन वेयर देयर इज रिटन दैट देयर इज नो एरर। एम आई क्लियर? सो बोलता है व्हेन यू आर अंडर सिग्निफिकेंट स्ट्रेस इट इज हार्डली टू प्रोसेस डिटेल्स एंड नुएंसेस, ठीक है। सो व्हेन यू आर अंडर, एकदम आप सिग्निफिकेंट स्ट्रेस में होते हो, इट इज हार्डली। सो थोड़ा सा आपको यहाँ पे अटपटा लग रहा होगा, यहाँ पे हार्डली नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हार्ड, हार्डली नहीं आएगा। हार्डली तो होता है बड़ी मुश्किल से, हार्डली होता है मुश्किल से, राइट। तो यहाँ पे आपको मुश्किल से नहीं है, यहाँ पे हार्ड है वो आपके लिए चीज, ठीक है। इसका मतलब तो हो जाएगा मुश्किल से, बट द यहाँ पे हार्डली की जगह यहाँ होना चाहिए था हार्ड। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 1 में ही आपको एरर मिल गया, दैट इज सिग्निफिकेंट स्ट्रेस, इट इज हार्डली की जगह पे यहाँ पे आएगा हार्ड। एम आई क्लियर? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, parts of the following sentence have been given as options, one of them may contain error। अच्छा, वही सेम चीज आपको एरर फाइंड करना है। The reduced air pressure on airline flights can lessen the amount of oxygen in passengers blood for 25%, ठीक है। अब एक बार आपने इसको देख लिया, अब इसको देखो, द रिड्यूस्ड एयर प्रेशर ऑन एयरलाइन फ्लाइट्स, ठीक है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही। फिर इन पैसेंजर्स ब्लड, जो रिड्यूस्ड एयर प्रेशर है ऑन एयरलाइन फ्लाइट्स, अब ऑन होगा कि इन होगा ये भी आपको समझने वाली बात है, चलो फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। द रिड्यूस्ड एयर प्रेशर ऑन एयरलाइन फ्लाइट्स कैन लेसन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन पैसेंजर्स ब्लड फॉर 25%। कोई बताएगा इसमें क्या एरर हो सकता है? साथ में क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। इन पैसेंजर्स ब्लड फॉर 25% होगा, थर्ड ऑप्शन होगा, या कैन लेसन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। इसमें तो मुझे कोई गलती नहीं लग रही, ये बिल्कुल ठीक है। इन पैसेंजर्स ब्लड फॉर 25%, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। यहां पे समझने वाली बात क्या है, चलो ये तो ठीक है कि रिड्यूस्ड एयर प्रेशर ऑन एयरलाइन फ्लाइट्स कैन लेसन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन पैसेंजर्स ब्लड फॉर 25%। तो यहां पे आएगा इन पैसेंजर्स ब्लड, 4 की जगह पे यहां पे आएगा ऑफ 25% आ सकता है, या ऑफ अबाउट 25%, ठीक है ना। 4 थोड़ी करेगा, ब्लड ऑफ 25 मतलब 25% कम कर देगा, 25% के लिए कम नहीं करेगा, ठीक है, 25% तक कम कर देगा, है ना। सो दैट शुड बी द, यहां पे हमारा एरर हो जाएगा, 4 की जगह पे यहां पे या तो ऑफ आ सकता है या ऑफ अबाउट 25%, ओके।
ऑप्शन सी में एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द क्वेश्चन इज माई टीचर आस्क्ड मी टू कीप डैश। माई टीचर आस्क्ड मी टू कीप डैश। ऑप्शंस देखिए एंड उनको एलिमिनेट करिए। टू कीप क्वाइट होगा, क्वाइट होगा, क्विट होगा या क्वेंट होगा? कोई बताएगा क्या इसका आंसर आ सकता है? देखिए क्वाइट आएगा ना, कीप क्वाइट। एक क्वाइट ये वाला जो होता है इसका मतलब होता है शांत, ठीक है, शांत। और ये वाला जो क्वाइट होता है इसका मतलब होता है काफी, काफी। और ये क्विट तो होता है एकदम छोड़ देना। और क्वेंट का मतलब बताओ कोई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड क्वेंट? बताइए बताइए, क्वेंट का क्या मतलब होगा? बताओ फटाफट से। आपने एक वर्ड सुना है हैकनेड? हैकनेड वर्ड सुना है, हैकनेड? हैकनेड हो गया, मंडेन हो गया, ओल्ड फैशन, ठीक है। तो इसका मतलब होता है वैसे क्वेंट का एट्रैक्टिव, एट्रैक्टिव यूजुअली जो पुरानी चीज है, एट्रैक्टिव यूजुअली जो चीज ओल्ड फैशन हो चुकी है वो भी एट्रैक्टिव है ना। तो क्वेंट का मतलब ये होगा। हैकनेड, मंडेन इनका मतलब होता है डल, बोरिंग, एकदम पुराना, घिसा पिटा, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ये इसका फोर्थ राइट आंसर होगा। एक मिनट एक मिनट, फोर्थ नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का इसका यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट कर लो, इसको मैं पीडीएफ में करेक्ट कर दूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब आपको पैरेलस का एंटोनिम बताना है, याद रखिएगा एंटोनिम पूछा गया आपसे, गलती से सिनोनिम मत मार्क कर देना, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा इसका? वर्बोस, अनस्टेबल, क्रूएल या फिर सेफ। वर्बोस का मतलब होता है जो काफी ज्यादा बोलता है, ठीक है। अनस्टेबल तो पता है। क्रूएल का मतलब जो एकदम निर्दयी होता है, ठीक है। और द राइट आंसर विल बी पेरिलस होता है जोखिम, हजार्ड, ठीक है, या डेंजर। बट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज सेफ, ठीक है। नेक्स्ट, ये इसका राइट आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ही क्लेम्स टू बी द डैश किड ऑफ द स्कूल। स्मार्टनेस, स्मार्टेस्ट, स्मार्टिंग या स्मार्टर। तो स्मार्टर तो कभी नहीं आ सकता यहाँ पे क्योंकि द लगा है, और द जो हमारा है वो होता है डेफिनेट हमारा आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल तब लगता है जब सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं हम लोग। तो सुपरलेटिव डिग्री होगी ऑप्शन नंबर बी, स्मार्टेस्ट। और स्मार्टर लगा तो वहां पे कंपैरिजन होना चाहिए था, देयर शुड बी कंपैरिजन, ठीक है। अगर आपको स्मार्टर वर्ड का यूज करना है तो वहां पे कंपैरिजन होना चाहिए था, जो कि नहीं है। सो इट मींस आपको स्मार्टेस्ट के साथ में जाना है, बिकॉज यहाँ पे द लगा है और द मतलब सुपरलेटिव, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, मैनी फैमिलीज आर सो पुअर टू बियर द कॉस्ट। अब इसमें ढूंढना क्या है? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट। अब इसमें अंडरलाइन पार्ट तो है नहीं, चलो लेट्स सी, वैसे फाइंड कर लेंगे, ठीक है। मैनी फैमिलीज आर सो, अच्छा ये मैंने इटैलिक कर रखा है, ठीक है, ये इटैलिक पार्ट, अंडरलाइन नहीं, इटैलिक पार्ट है, ठीक है। मैनी फैमिलीज आर सो पुअर टू बियर द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ऑल देयर चिल्ड्रन। बताइए इस सो पुअर की जगह पे क्या आएगा? नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड, टू पुअर आएगा, टू पुअर, सच पुअर। अब एक चीज बताऊं, जो सो है और जो टू है, इन दोनों का मतलब ऐसे सेम होता है, काफी, मतलब अलोट। बट द थिंग इज, जो सो है ये हमारा पॉजिटिव वर्ड्स के लिए यूज होता है,
और जो टू है ये नेगेटिव वर्ड्स के लिए यूज होता है। तो यहां पर सो पुअर ना होके यहां पर आएगा ऑप्शन नंबर बी, टू पुअर, काफी ज्यादा गरीब, है ना। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर टू। ओके, सो ऑप्शन टू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई होप साथ में आपको क्लैरिटी आ रही होगी, राइट, कि जैसे हमने पीछे देखा सो और टू में क्या डिफरेंस है। छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं और एग्जाम में वहीं से क्वेश्चंस फंस जाते हैं, ठीक है। सेलेक्ट द ऑप्शन that corrects the misspelled words in the given sentence. Surely he now has earned the respect. यहां पे आएगा मास्टर। अब मास्टर के स्पेलिंग क्या होता है अगर आपको पता है तो MASTER, कहां पे हैं, ये रहे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें आपको ढूंढना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना आपको, ठीक है। जो गिवन सेंटेंस दे रखा है यू हैव टू सब्स्टिट्यूट इट विद वन वर्ड। तो क्या सेंटेंस हमारा, अ बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, ठीक है। अ बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, क्या बोलते हैं उसको, एनसाइक्लोपीडिया, मैन्युस्क्रिप्ट, थेसोर्स या फिर डिक्शनरी। ये भी काइंड ऑफ एक डिक्शनरी होती है वैसे। मैन्युस्क्रिप्ट वो होती है जो पुराना टाइम में बर्क, BIRCH, ये इसकी छाल होती थी, ठीक है। एक पेड़ होता है जिसकी बार्क पे लिखते थे, बार्क ऑफ बर्क, ठीक है, उसको बोलते थे हम मैन्युस्क्रिप्ट। ओके, तो इसको बोलते हैं सिंपली एनसाइक्लोपीडिया, ठीक है। और डिक्शनरी आपको पता है इट इज अ कंपाइलेशन ऑफ वर्ड्स, ठीक है। वन हु राइट्स डिक्शनरी, what we call to that person, that is called lexicographer, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं यहां पे, one who compiles dictionary, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे लेक्सिकोग्राफर। ओके, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, एनसाइक्लोपीडिया। ओके, द मोर एनलाइटेंड एम्प्लॉयर्स ऑफर बेटर टर्म्स। अब इसमें आपको ढूंढना है एप्रोप्रिएट एंटोनिम, यू हैव टू फाइंड द एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड। क्या है वर्ड हमारा, ये वर्ड हमारा है एनलाइटेंड। क्या इसका मतलब होता है पहले तो ये बताओ, एनलाइटेंड। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, आप पूरा सेंटेंस पढ़िए, इसका वर्ड जो मीनिंग है इसका क्रैक करिए उसको। द मोर एनलाइटेंड एम्प्लॉयर्स ऑफ अ बेटर टर्म्स, मतलब जिसको ज्यादा नॉलेज होगी वो बेटर टर्म्स हमें प्रोवाइड करते हैं। तो सिविलाइज्ड तो इसका कहीं ना कहीं हमारा इसका सिनोनिम हो जाएगा, एजुकेटेड भी सिनोनिम हो जाएगा। रीजनेबल, जो भी अच्छे समझ रखते हैं, जो सोचने समझने की कैपेसिटी जिनके पास ज्यादा होती है, उनको बोलते हैं हम रीजनेबल। एंड जो थर्ड ऑप्शन है कंफाउंडेड, नाउ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज कंफ्यूज्ड। कंफाउंडेड का मतलब होता है कंफ्यूज्ड, इसको मैं लिख रहा हूं यहां पे। ओके, कंफ्यूज्ड इसका मीनिंग होता है। एंड सो द ऑप्शन हमारा जो इसका एंटोनिम बन जाएगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ये हमारा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हमें इस वर्ड का मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है, ठीक है। तो हैस्टी का मतलब क्या होता है अगर आपको पता है तो इजीली आप इसका ऑप्शन, बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लोगे। हैस्टी का मतलब होता है जो काफी जल्दबाजी में है, काफी तेजी में है। रेस्ट्रिक्टेड तो नहीं होने वाला, एलिमिनेट करो। अगर आपको मान लो लेट बैक का मतलब पता नहीं है, या लॉक्ड आपको पता ही है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब लेट अस सपोज कि आपको लेट बैक का मतलब नहीं पता, थोड़ा सा आप इसमें गैस कर सकते हैं फिर भी, लेट बैक, ठीक है। द राइट आंसर विल बी एक्सपेडिटियस। एक्सपेडिटियस का मतलब होता है एकदम तेजी से, ठीक है, स्पीड के साथ में। ओके, इसमें कुछ वर्ड्स देता हूं, हैस्टी, निम्बल, फुर्तीला। वैसे तो ये फुर्तीला में चला जाएगा निम्बल, ठीक है। अजाइल हो गया, निम्बल हो गया, क्विक आपको पता ही है, ठीक है। ये वर्ड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अजाइल हो गया, निम्बल हो गया, एक्सपेडाइट भी वैसे हम बोलते हैं, एक्सपेडाइट, वही एक्सपेडाइट से ही एक्सपेडिटियस बना है, ठीक है, एक्सपेडाइट। इज इट क्लियर, बात समझ आई। अब मुझे बताओ लेट बैक का मतलब क्या होगा, लेट बैक, मुझे इसका मीनिंग बताओ फटाफट से। लेट बैक का मतलब क्या होता है,
बताइए। लेट बैक का मतलब ऐसे समझ लो थोड़ा सा मतलब पीछे हट जाना, एकदम पीछे होके, एकदम चेयर पे बैठते हैं आप, ठीक है। सो हम समटाइम वी से लेट बैक, एकदम आराम से बैठो, है ना, बी कंफर्टेबल, रिलैक्स्ड। सो लेट बैक का मतलब होता है रिलैक्स्ड, ओके, इसका मतलब होता है रिलैक्स्ड। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा हो गया। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट। अब आपको इसको इंप्रूव करना है, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट और स्पॉटिंग एरर में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि स्पॉटिंग एरर में आपको फाइंड करना होता है कि एरर कहाँ पे है, बट इसमें आपको उसको इंप्रूव करना होता है। एरर दे रखा होता है, कई बार आपको ऐसे नहीं भी देगा, चलो ये तो एमटीएस में ऐसे आता है, बट कई बार ऐसे सीजीएल में क्या होगा कि पूरा सेंटेंस देगा और बोलेगा इस सेंटेंस को इंप्रूव करो। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में इस सेंटेंस को इंप्रूव करो और उसका जो करेक्ट फॉर्मेशन है उसको लिखो, ठीक है। अब देखिए कि द वाटर एट हर प्लेस वाज कूल एंड हैड अ मेटालिक टेस्ट। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई एरर है तभी आपको इंप्रूव करना है। इफ यू फील दैट कि ये जो सेंटेंस है इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, देन यू डू नॉट नीड टू इंप्रूव एनीथिंग, ओके। द वाटर एट हर प्लेस वाज कूल, ठीक है, एंड हैड अ मेटालिक। अब यहाँ पे जो हैड का यूज हुआ ना, यहाँ पे हैड, ये मत सोचना कि हैड आ गया तो कोई थर्ड फॉर्म तो है नहीं इसके साथ में। अब वो तब आती है हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म जब हम हैड को सपोर्टिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे यूज करते हैं। बट हेयर जो हैड है वो मेन वर्ब का रोल प्ले कर रहा है। आपको कोई और वर्ब दिख रही है यहाँ पे? नहीं ना, इसलिए यहाँ पे हैड एब्सोल्युटली करेक्ट है और तो ये सेंटेंस भी हमारा अल्टीमेटली करेक्ट है। नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड, ओके। आंसर देख लेते हैं इसका, एक मिनट, चलो बताई दिया मैंने आंसर। इसका आंसर है नो इंप्रूवमेंट, एब्सोल्युटली हमारा सेंटेंस करेक्ट है और मैंने ये भी बता दिया कि करेक्ट क्यों है, ओके। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि हैड आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए ही चाहिए। नाउ क्वेश्चन में 14 देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, पर्टर्व, परसीव, पिजन या पैसिव। बताओ क्या इसका राइट आंसर होगा? ये तो आपको आना चाहिए, राइट। और मैं इसके लिए एक ही चीज बोलूंगा, जब भी आप इंग्लिश पढ़ते हो प्लीज बी केयरफुल व्हाट यू आर स्टडिंग, व्हाट यू आर रीडिंग, व्हाट यू आर राइटिंग, ठीक है। उसको बिल्कुल ये मत सोचो कि इफ यू थिंक दैट समडे यू विल सिट एंड यू विल रिमेंबर 2000 वर्ड्स, 200, 400, 500 वर्ड्स, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू लॉट, बिकॉज द थिंग इज कि मिसस्पेल्ड वर्ड कहीं से भी आ सकता है। सो जब भी आप कुछ रीड करते हैं, कोई नोवेल, कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल, कुछ भी, बी वेरी केयरफुल। जो भी डिफिकल्ट वर्ड मिलता है उसको एक बार देखिए, उसको लिख के देखिए तो आपको वो याद रहेगा, ठीक है ना। इट विल हेल्प यू टू एलिमिनेट अदर ऑप्शंस, ओके। चलो बताइए मुझे इसमें क्या गलत है, क्या सही है। बताओ। परसीव के स्पेलिंग तो बिल्कुल ठीक है, पिजन के भी बिल्कुल ठीक है। परसीव का मतलब होता है कुछ समझना, कुछ, है ना, कि कुछ इमेजिन करना, काइंड ऑफ। परसीव की फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको कुछ शो कर रहा हूँ और आप उससे क्या आइडिया ले रहे हो, ठीक है, टू गेट आइडिया। पिजन तो होता है कबूतर, पैसिव होता है एकदम, वैसे तो डल भी बोलते हैं बट पैसिव होता है जो डोरमेंट बोल सकते हैं वैसे, ठीक है। डोरमेंट जो सुस्त है, इनएक्टिव है, डल है, ठीक है, इनएक्टिव है। लैकेडेसिकल, डेसिकल, ठीक है। लैकेडेसिकल, लैक कर रहा है क्या, मूवमेंट, लैकेडेसिकल। पर्टर्व, तो इसके स्पेलिंग हो गए PERTURB, ओके। सो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनकरेक्टली स्पेल्ड पूछा है, याद रखिए इसको अच्छे से पढ़ना, इनकरेक्टली पूछा है या करेक्टली पूछा है, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़िए और कीवर्ड को फोकस करना है कि व्हाट इज द थिंग दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड व्हाइल यू आर लुकिंग फॉर आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। च्यू द सीनरी। च्यू द सीनरी का मतलब क्या होगा? टू अंडरस्टैंड,
सॉरी, टू अंडरस्टेट, टू एक्ट ओवरली इमोशनल, टू ब्यूटिफाई या फिर टू मिसमैनेज. व्हाट इज द राइट आंसर? च्यू द सीनरी. बताइए, पहले ट्राई करिए आप इसका आंसर बताइए मुझे. व्हाट इज द राइट आंसर? क्या इसका राइट आंसर हो सकता है च्यू द सीनरी का? बताइए. वैसे इसका मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई मैच चल रहा है और फर्स्ट हाफ में थोड़ा स्लो खेले, बट सेकंड हाफ में उन्होंने थोड़ा वो कवर अप कर लिया. ठीक है, वो स्पीड उन्होंने थोड़ी सी इंप्रूव करी, इंक्रीज करी और उस चीज को उन्होंने कवर अप कर लिया, तो वो होता है च्यू द सीनरी. तो यहाँ पे क्या होगा? टू अंडरस्टेट होगा, टू एक्ट ओवरली इमोशनल, टू ब्यूटिफाई या टू मिसमैनेज. बट तो यहाँ से मेरे हिसाब से अब इसका जो राइट आंसर बनेगा मोस्ट अप्रोप्रिएट, दैट वुड बी टू मिसमैनेज. लेट्स सी इसके आंसर कहां पे है. तो मिसमैनेज होगा, क्योंकि आपने फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा बैलेंस खोया, फिर बाद में कवर अप करा. ठीक है, तो मिसमैनेज हो गया वो चीजें. ओके, टू मिसमैनेज. फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर. बैनिंग फूड एंड बेवरेजेस इज नॉट डिजायरेबल नॉर फिजिबल इन सिविलाइज्ड सोसाइटी. इसमें आपको क्या करना है? अंडरलाइन पार्ट में आपको क्या करना है? एरर ढूंढना है. इफ यू फील कि वहां पे कोई एरर है, देन यू हैव टू फाइंड इट एंड यू हैव टू मार्क दैट आंसर, राइट. अदरवाइज ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट है कि हाँ, ओके, इन केस नो इंप्रूवमेंट. ओके, आपको एरर तो उसने दे रखा है ऑलरेडी, बट इसको आपको इंप्रूव करना है. ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट है. ओके, अगर एरर होता तो वो एरर नहीं देता ना. वो अगर स्पोर्टिंग द एरर होता तो वो एरर क्यों देता क्वेश्चन में? तो बैनिंग फूड इज एंड बेवरेजेस इज नॉट डिजायरेबल फॉर नॉर फिजिबल इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी. ये तो काफी इजी है, यहाँ पे नॉर लग गया है और आपको पता है कि नीदर के साथ में ही नोर आता है. नीदर के साथ में नोर, ईदर के साथ में और आता है. सिंपल है ना. तो नीदर आएगा विदाउट एनी हेजिटेशन. नीदर इज द राइट आंसर. इसके आंसर्स कहां गए? चलो इसको मैं अपडेट कर दूंगा वैसे, डोंट वरी. ओके, चलिए. साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव अ यूनिक लैंग्वेजेस ऑफ देयर ओन. अब ये काफी सिंपल है. साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव अ यूनिक, तो लैंग्वेजेस थोड़ी होगी. अगर यूनिक है तो लैंग्वेज होगा फिर यहाँ पे. तो इसी पार्ट में हमारा एरर है. ठीक है, थर्ड इज द राइट, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी हेजिटेशन, राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. हाँ, इसका आंसर दे रखा है ऑप्शन 3. 18th क्वेश्चन देखिए. इसमें आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फाइंड करना है ऑफ सेंटेंस. चलिए, द प्लान इज टू डेमोलिश द किचन एरिया एंड बिल्ड अ न्यू रूम. सॉरी, द प्लान इन द प्लान. द प्लान इज टू डेमोलिश द किचन एरिया एंड बिल्ड अ न्यू रूम. तो आपको डेमोलिश का सिनोनिम बताना है. कर्टेल का मतलब होता है रोक लगाना किसी को, है ना. फोर्स का मतलब होता है मजबूत करना. रेज का मतलब होता है फ्यूरी, एकदम खत्म कर देना किसी चीज को. तो राइट आंसर वुड बी रेज. इसका राइट आंसर हो जाएगा. रिफर्बिश का मतलब क्या होता है बताइए कमेंट करके, इसका आंसर बताइए आप. दिस इज फॉर योर होमवर्क. लाइक व्हाट इज द मतलब मीनिंग ऑफ रिफर्बिश. रिफर्बिश का मीनिंग क्या होगा बताएंगे. ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. अगेन 19th क्वेश्चन देखिए. यू हैव टू फाइंड दैट कैन बी यूज. ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है. व्हाट वुड बी द एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस. अ थिंग और सब्सटेंस दैट इज लायबल टू कैच फायर. कोई ऐसी चीज जो जल्द आग पकड़ लेती है, राइट. तो उसको क्या बोलेंगे? इनऑडिबल. ये तो इनऑडिबल का मतलब होता है जो सुन नहीं सकता, जो सुनाई ना दे. इनकम्बसिबल, जो जल ना सके. एक्सटिंग्विशेबल, जिसको बुझाया जा सके. ठीक है, तो इनफ्लेमेबल वुड बी द राइट आंसर. याद रखिएगा, यहाँ पे फ्लेमेबल आ जाए या फिर इनफ्लेमेबल. ठीक है, या फिर इनफ्लेमेबल आ जाए तो घबराना नहीं है, दोनों का मतलब सेम होगा. ये मत सोचना कि फ्लेमेबल और यहाँ पे इन लग गया तो गलत हो जाएगा. ठीक है, इनफ्लेमेबल और फ्लेमेबल दोनों का मतलब सेम होता है. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 20. A group of guns or missiles launchers operated together at one place. क्या बोलते हैं उनको?
क्या उसको बोलते हैं? सैलरी, स्किटरी, सिमेट्री या फिर बैटरी? द राइट आंसर वुड बी बैटरी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, जहां पे काफी ज्यादा गन्स और मिसाइल्स का एक साथ यूज होता है वहां पे उस जगह को क्या बोलते हैं? बैटरी। ओके, नाउ यू हैव टू रीड द कॉम्प्रिहेंशन। ये है आपका क्लोज टेस्ट। ओके, 5 क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, प्रैक्टिस करनी है इसकी अच्छे से आपको। तो पढ़ो इसको साथ में मेरे, और मुझे इसका आंसर बताते चलना साथ में। In the following passage, some words have been deleted. Okay, तो read the passage carefully and select the most appropriate options to fill in the blank. तो ये हमारा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। Deforestation in tropical regions can dash the way water vapor is produced. हाँ, one thing, कभी भी आप क्लोज टेस्ट सोल्व करोगे तो क्या दिमाग में रखोगे कि क्लोज टेस्ट सोल्व करते टाइम आपको उसको तोड़ तोड़ के नहीं पढ़ना है। ये नहीं करना है कि यहाँ तक पढ़ लिया और फिर फर्स्ट ब्लैंक का आंसर ढूंढने लग गए। एक बार आप उसको कंप्लीटली पढ़िए, उसके बाद उसके ऑप्शंस के हिसाब से उसका आंसर ढूंढिए। ओके, प्लीज नोट दैट। सो डिफोरेस्टेशन इन ट्रॉपिकल रीजन्स क्या है? ये कैन बी द वे, कैन डैश द वे वाटर वेपर इज प्रोड्यूस्ड ओवर द कैनोपी, डैश कॉजेज रिड्यूस्ड रेनफॉल। 2019 study published in the journal Eco Hydrology showed that parts of the Amazon rainforest that dash converted to agricultural land dash higher soil and air temperatures which could dash drought conditions. चलें फिर ऑप्शंस पे। फर्स्ट देखिए, डिफोरेस्टेशन इन ट्रॉपिकल रीजन्स कैन डैश द, कैन होल्ड द, कैन अटैक द, कैन अफेक्ट द, कैन इफेक्ट द। तो बोल रहा है ना कि डिफोरेस्टेशन, तो डिफोरेस्टेशन तो कोई अच्छा साइन तो है नहीं डिफोरेस्टेशन। सो ये क्या करेगी? ये इफेक्ट नहीं करेगी, ये गलत है, ये करेगी अफेक्ट, प्रभावित। इफेक्ट का मतलब ये पॉजिटिव होता है, बट अफेक्ट जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, अफेक्ट। तो ये अफेक्ट करेगी, ठीक है ना। सो ऑप्शन सॉरी ये नहीं, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ओके, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये अफेक्ट करेगी किसको? अमेज़न रेन फॉरेस्ट की बात हो रही थी ना वहां पे। सेकंड देखो, एक बार हम देखें सेकंड में क्या था, तो यहां पे आ जाएगा अफेक्ट, अफेक्ट द वे वाटर वेपर इज प्रोड्यूस्ड ओवर द कैनोपी, डैश कॉजेज रिड्यूस्ड रेनफॉल। ओके, तो डैश कॉजेज रिड्यूस्ड रेनफॉल। सो डैश में क्या आएगा? whom, which, where और who बताएंगे। तो यहां पे विच आएगा, ठीक है। हु तो किसी इंसान के लिए यूज करेंगे ना, यहां पे विच आना चाहिए। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। थर्ड हमारा क्या था? इज, वर, वॉज और हैज। चलो ऑप्शन देख लिया हमने, वापिस से आओ। अब देखो यहां पे तो आ गया विच कॉजेज रिड्यूस्ड रेनफॉल। और 2019 स्टडी पब्लिश्ड, जो 2019 में स्टडी पब्लिश करी गई थी, उससे क्या पता चला? इन द जर्नल, जो कि जर्नल में पब्लिश करी गई थी, ठीक है, जो कि थी इको हाइड्रोलॉजी, शोड दैट द पार्ट्स ऑफ अमेज़न रेन फॉरेस्ट दैट डैश कन्वर्टेड। अब ये बात देखो, ऑब्वियसली वो चीज कन्वर्टेड, दैट अब ये जा रहा है पैसिव वॉइस में जा रहा है, ठीक है। कन्वर्टेड है तो इसके पहले कोई हमारा पास में ही आएगा, इस तो नहीं आएगा इस कन्वर्टेड, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज हो चुकी होगी, ठीक है। तो अब अमेज़न रेन फॉरेस्ट श्योर दैट द पार्ट्स, अब ये देखना एक चीज, द पार्ट्स की बात कर रहा है। ये मत सोचो कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, पार्ट्स ऑफ अमेज़न रेन फॉरेस्ट वर, तो यहाँ पे वॉज नहीं आएगा, यहाँ पे वर आएगा, वर कन्वर्टेड टू एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है ना। अमेज़न फॉरेस्ट के पार्ट्स को कन्वर्ट करा गया, सो यहाँ पे इसलिए हम पार्ट्स के लिए वर्ब लगाएंगे, तो वर्ब हमारी प्लूरल आएगी, वर आएगा। ओके, तो ये चेक कर लो एक बार। हाँ, यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। उसके बाद है हैड, डिड, वॉज और हैज। हैड, डिड, वॉज और हैज, इसका आंसर देख लेते क्या आएगा। अब देखिए यहां पे वर आ गया, वर कन्वर्टेड टू एग्रीकल्चरल लैंड डैश हायर सॉइल एंड एयर टेम्परेचर्स। लैंड जिसके पास क्या था? एग्रीकल्चर लैंड हैड हायर सॉइल एंड एयर टेम्परेचर्स। चलो चेक कर लेते एक बार, हैड, हैज क्या था ऑप्शन में।
डिड तो नहीं होगा, वॉज भी नहीं होगा, या तो हैज होना चाहिए था या हैड। अब हमने पास्ट में जा रहे हैं पैसिव में, सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, हैड ही होगा। ओके चलिए 25 देखिए, प्यूरिफाई होगा, इन्फ्लेम होगा, प्रोवोक होगा या एग्रावेट होगा। अब देखते हैं इसमें क्या आएगा। तो हैड आ गया हमारा यहाँ पे, कन्वर्टेड टू एग्रीकल्चर लैंड, हैड हायर सॉइल एंड एयर टेम्परेचर्स विच कुड डैश ड्रोट कंडीशन। जो ड्रोट कंडीशंस को क्या करेगा, बढ़ाएगा ना वहां पे, तो एग्रावेट आएगा। चुपचाप लिख दो यहाँ पे एग्रावेट। एग्रावेट का मतलब होता है इंक्रीज करना, किसी चीज को बद से बदतर करना। ओके ये मतलब होता है एग्रावेट का। ठीक है, सो ये हमारा था आज का सॉल्यूशन। ठीक है, पेपर था हमारा 2022 का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 5 सितंबर का था, फर्स्ट ही शिफ्ट थी ये। ठीक है, ओके 5 सितंबर 2022 का ये एग्जाम था हमारा, एमटीएस का पेपर। ओके सो ऑप्शन 4 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर इसका, लास्ट वाले का। चेक कर लो इसको भी। ठीक है, एंड विद दिस पर्टिकुलर सेशन, ठीक है, आई होप दैट यू हैव गेन्ड समथिंग फ्रॉम इट, एंड आपको एक आइडिया सा लग गया होगा कि पेपर का लेवल क्या है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। जो न्यू कमर्स हैं, ठीक है, जो रिपीटर्स हैं, जो ऑलरेडी एग्जाम्स दे चुके हैं, 1-2 बार या एक आधी बार दे चुके हैं, उनको पता होगा कि एग्जाम का लेवल क्या है। ठीक है, प्लीज़ मेक श्योर आप एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाइए और एग्जाम को एक अच्छे तरीके से अप्रोच करिए। राइट, ऐसा नहीं कुछ भी पढ़िए, सबसे पहले PYQs को एनालाइज करिए। ठीक है, और उसके बाद जो भी आपको नेसेसरी स्टेप्स लगते हैं, ठीक है, जो भी आपके स्ट्रेंथ है, जो भी आपकी वीकनेस है, उसको दिमाग में रख के नेक्स्ट आप अपना आगे प्लान करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।